Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the numerical number 12.4. As you know guys, in previous class we have solved and we have completed the numerical of 12.3 of chapter number 12 which is electrostatic. So इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बेटे कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और लास्ट क्लास तक हमने 3 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के कर लिए थे 12.1, 12.2, 12.3। ठीक है बेटे, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12.4। तो बुक का पेज नंबर 77 ओपन कर लें। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 12.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो बुक ओपन कर लिएगा, पेज नंबर 77। ठीक है बेटे, और न्यूमेरिकल नंबर 12.4 देखिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 12.4 में बुक में एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, और उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे डायग्राम वो बना दी है। पहले हम चलते हैं न्यूमेरिकल पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं न्यूमेरिकल में, फिर आएंगे डायग्राम की तरफ। कह रहे हैं कि 3 चार्जेस, ठीक है 3 चार्जेस हैं बेटा, Q1, Q2, Q3। Q1 आपके पास क्या है, पॉजिटिव 7 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम। इसी तरह Q2 आपके पास -4 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम और Q3 आपके पास -5 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम। ठीक है, और तीनों चार्जेस Q1, Q2, Q3 आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एज शोन इन द डायग्राम। तो डायग्राम देख सकते हैं बुक में जो है वो 3 चार्जेस जो हैं Q1, Q2, Q3 और वो ट्राइंगल के वर्टिसेस पे ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे प्लेस हुए हुए हैं। ठीक है, Q1, Q2, Q3 और यहाँ पे हमने उसको प्लेस करके बता दिया कि Q1 पॉजिटिव है। ठीक है बेटे, और Q2 और Q3 दोनों जो हैं वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 जो है वो चार्जेस को प्लेस कर दिया। ठीक है, Q1, Q2 और Q3, Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव और Q3 भी नेगेटिव है। आगे क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मेजर्ड 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं, ठीक है, वो 3, 4 और 5 सेंटीमीटर की हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज Q1। ठीक है बेटे, तो चार्ज Q1 पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, वो फोर्स आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, और उस फोर्स की डायरेक्शन भी यहाँ पे आपने जो है वो फाइंड करके बतानी है। ठीक है बेटे, तो आइए न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं डायग्राम की तरफ और उसके सॉल्यूशन की तरफ। तो कह रहे हैं कि भाई चार्ज Q1 पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, वो टोटल फोर्स यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है कि भाई वो जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे आप फाइंड करके बताएं। मतलब उस फोर्स का, उस रिजल्टेंट फोर्स का एंगल क्या होगा वो भी हमने यहाँ पे फाइंड करके बताना है। ठीक है बेटे, तो अब जरा देखिएगा कि 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, तीनों जो हैं वो ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हमने कर दिए प्लेस। ठीक है, और Q1 पॉजिटिव है, Q2 और Q3 जो है ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। अब यहाँ पे जरा देखें तो Q1 और Q2 के बिटवीन यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, Q1 और Q2 एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, क्योंकि दोनों जो हैं वो ऑपोजिटली चार्ज हैं। Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है। इसी तरह Q1 और Q3 इनके बिटवीन भी क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 पे 2 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक Q2 की तरफ से और एक Q3 की तरफ से। ठीक है, तो जब 2 फोर्सेस लगी हैं उनका अपने टोटल मैग्नीट्यूड यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी होगी। देखिएगा कि भाई Q1 को एक Q2 जो है वो अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, Q1 और Q2 के बिटवीन वो कौन सी होगी बेटा, उसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे F1। इसी तरह Q2 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, उसको हम यहाँ पे नाम देंगे क्या बेटा, F2। इसी तरह Q1 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम यहाँ पे नाम दे देंगे F3 का। तो F1, F2 और F3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 पे 2 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, Q1 को एक Q2 अपनी तरफ क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया F1 का। इसी तरह Q1 को Q3 भी अपनी तरफ क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे हम नाम दे देंगे किसका, F3 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 पे 2 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F1। इसी तरह Q2 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी सॉरी, Q2 और Q3 के बिटवीन, इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे F2 का। ठीक है, और Q1 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन है उसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं F3 का, ठीक है। तो Q1 पे देखा जाता है दो फोर्स लग रही है कि Q1 को एक Q2 अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह Q1 को Q3 भी अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो Q1 पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F3। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इनका रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे फाइंड करनी है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स Q1 पे कितनी लग रही है, वो यहाँ पे आपने फाइंड करके बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ Q1, ये चार्ज Q1 पे टोटल फोर्स क्या लग रही है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब F1 और F2, ठीक है, दो फोर्सेस जब लग रही हैं Q1 पे, एक फोर्स जो है वो Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F1 है, तो Q1 पे एक फोर्स लग रही है F1, और Q1 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, F3। तो इसका मतलब Q1 पे एक और फोर्स लग रही है वो F3, ठीक है बेटे। और Q1 की बात करें तो अब F1 और F2 इनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल है, ठीक है, और इस एंगल को हम यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करें बेटा, थीटा से, सही है भाई। तो अब यहां पे जरा देखिएगा, हम डाटा बनाने जा रहे हैं। आई होप न्यूमेरिकल की कंडीशन न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब डाटा बनाने जा रहे हैं बेटा, जरा देख लीजिएगा इसका डाटा। तो आपके पास तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, ठीक है बेटा। Q1 जो है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव, Q2 और Q3 ये दोनों हैं नेगेटिव, और इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम बुक से कि भाई Q1 जो है वो पॉजिटिव 7 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम है, 7 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम। इसी तरह Q2 आपके पास है 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम। इसी तरह Q3 आपके पास है बेटा 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम, ठीक है। ये तीन चार्जेस जो हैं वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। Q1, Q2, Q3 इनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है, और यहाँ पे देखिएगा कि भाई R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो R1 कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, तो R1 को हम कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर मिलाना है, 100 से डिवाइड कर दें, तो R1 आपके पास आ जाएगा मीटर में 0.03 मीटर। इसी तरह R2 जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, इसको 100 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है भाई, तो 0.04 मीटर, ठीक है बेटे। सॉरी, यहाँ पे R2 जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। R2 जो है वो आपके पास हमने यहाँ पे R2 का नाम दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि Q1 और Q2 के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 3 है, इसको हमने R1, Q2 और Q3 के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम R2, और Q1 और Q3 के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है इसको हम R3। तो R2 यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो जब 5 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05। इसी तरह R3 जो है वो कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर, इसको भी हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर, ठीक है बेटे। अच्छा, आर की वैल्यूज़ को हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इनको हमने खुद नाम दिया R1, R2 और R3 का, ठीक है बेटे। उसके बाद और कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो अब जो फाइंड करना है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि भाई आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, और उसके बाद ये जो फोर्स होगी इसका एंगल भी फाइंड करना होगा, ठीक है। थीटा एफ हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, थीटा एफ मतलब वो जो रिजल्टेंट फोर्स जिसको आपने एफ Q1 का नाम दिया, ठीक है, कि भाई चार्ज Q1 पे जो फोर्स लग रही है वो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे फाइंड करनी है,
ठीक है। इसको आपने FQ1 का हमने यहाँ पे इसको नाम दिया था, और एक ही चार्ज की फोर्स फाइंड करनी है, दोनों चार्ज जो है या तीनों चार्ज की फोर्स नहीं फाइंड कर रहे, तो ठीक है, तो एक ही फोर्स है, इस वजह से हम इसको F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। FQ1 या सिर्फ F से, हम इसको F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आपने फाइंड करनी है। F1 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा, Q1 पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F3, इनकी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। और इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो आपके पास आएगी उसका एंगल भी यहाँ पे आपने फाइंड करना है। इस वजह से उस एंगल को यहाँ पे मैंने थीटा F का नाम दे दिया। ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये F1 और F3 के बिटवीन है, ठीक है। इसका क्या काम है ये हम न्यूमेरिकल में जरा देखते हैं, ठीक है। क्योंकि F1 और F3 इनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो जब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे और ये फोर्सेस जो है वो एंगुलर डायरेक्शन में, तो एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं बेटा, √F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा प्लस F2 का स्क्वायर। तो उसमें एंगल जो है वो आ रहा होता है, तो इस वजह से ये वो एंगल है कौन सा, F1 और F3 के बिटवीन। लेकिन आपको ये वाला एंगल सॉल्यूशन के लिए तो फाइंड करना है, लेकिन एक्चुअली रिजल्टेंट की डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना होगा। इस वजह से ये एंगल थीटा F का नाम दे दिया। ये कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फॉर्म होगा, ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, ठीक है बेटे। यहां तक आगे डाटा आप लोगों का हो गया कंप्लीट। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, जरा देख लीजिएगा बेटा इसका सॉल्यूशन की एंड डालेंगे, ठीक है बेटा। जो फाइंड करना है लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो फाइंड करनी है, Q1 पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, क्योंकि एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स है, इस वजह से जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो एंगुलर डायरेक्शन का ही यूज करेंगे, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि एंगुलर डायरेक्शन का फॉर्मूला F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के लिए, मतलब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए आपको F1, ठीक है, और F2 की वैल्यूज पता होनी चाहिए, और एंगल भी पता होना चाहिए, क्योंकि एंगल भी नहीं पता आपको। तो F1, ठीक है। अब Q1 की बात करें तो Q1 के अकॉर्डिंग जो फोर्स है, वो फोर्स यहाँ पे क्या है आपके पास, F3, ठीक है। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, और करके अगर हम इसको लिखें तो फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल्स टू Q1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। Q1 पे जो Q1 की रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर रहे हैं, Q1 पे दो फोर्सेस लग रही है F1 और F3, तो फॉर्मूला बन जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos थीटा प्लस F3 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब आपको दो फोर्सेस फाइंड करनी है, कौन कौन सी, F1 और F3, ये दो फोर्सेस फाइंड करनी है। अब दो फोर्सेस फाइंड करनी है, और उसके बाद F1 और F3 के बिटवीन जो एंगल है वो भी फाइंड करना है, जब जाके ये फॉर्मूले से हम जो है, इस फॉर्मूले से हम जो है वो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे कि Q1 पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, ठीक है बेटे। तो अब इसके लिए हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। पहले जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं भाई, F1 हमें पहले फाइंड करना है। फॉर F1 के लिए फॉर्मूला कूलम्स लॉ का यूज करेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो कूलम्स लॉ को हमने फॉर्मूला यूज किया, और F1 की अगर हम बात करें तो बेटा F1 वो फोर्स है जो Q1 और Q2 के बिटवीन लग रही है, ठीक है, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे R1 का नाम दिया हुआ है। तो फॉर्मूला F1 के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा K Q1 Q2, क्योंकि F1 वो फोर्स है जो Q1 और Q2 के बिटवीन लग रही है, तो Q1 Q2 एज इट इज, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हमने R1 का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे R स्क्वायर मीन्स R1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि Q1 और Q2 के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। वैल्यूज पुट करते हैं, F1 कैलकुलेट करते हैं बेटा। अच्छा, K की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। K की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ठीक है। Q1 की बात करें तो Q1 क्या है बेटा, 7 एक्सपोनेंट माइनस 6, 7 एक्सपोनेंट माइनस 6, ठीक है। इसी तरह Q2 की बात करें तो Q2 क्या है आपके पास, 4 एक्सपोनेंट माइनस 6, नेगेटिव है, लेकिन आपको पता है कैलकुलेशन में नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, मतलब माइनस का साइन नहीं लेंगे। 4 एक्सपोनेंट माइनस 6, और R की जगह R की वैल्यू आ जाएगी, मतलब R1 की वैल्यू, और R1 की वैल्यू देख लें कितनी है बेटा,
0.03, तो 0.03 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, F1 मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बेटे। तो इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 7 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 0.03 का स्क्वायर, तो 280। तो F1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 280 न्यूटन। तो F1 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 280 न्यूटन। F1 की वैल्यू आ गई 280 न्यूटन। F1 के बाद, ठीक है, F1 हमें चाहिए था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, F1 हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, और क्या चाहिए बेटा, F3 चाहिए। तो अब F3 भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो फाइंड करना है हमने, फॉर F3 इक्वल्स टू कितना। ठीक है, कूलम्स लॉ का ही फॉर्मूला यूज होगा F3 के लिए। ठीक है, F3 वो फोर्स है जो Q1 और Q3 के बिटवीन लग रही है, और इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है, R3। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला F3 के लिए क्या बन जाएगा, जरा देख लीजिएगा। फॉर्मूले को अरेंज करके लिख लेते हैं कि भाई F3 की अगर हम बात करें तो F3 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा K, ठीक है, Q1 Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, किसके लिए, F3 के लिए। ठीक है, तो F3 वो फोर्स है जो Q1 और Q3 के बिटवीन लग रही है। तो फॉर्मूला बन गया K Q1 Q3। ठीक है बेटे, और इनके बिटवीन Q1 और Q3 के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है R3। तो R की जगह क्या आ गया बेटा, R3 का स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह क्या आ गया, R3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये F3 का हमने फॉर्मूला बना लिया। वैल्यूज पुट करते हैं, F3 कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ। तो F3 इक्वल्स टू, बस K की जगह K की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9 एक्सपोनेंट 9। Q1 की जगह Q की वैल्यू आ जाएगी 7 एक्सपोनेंट -6। इसी तरह Q3 की जगह Q3 की वैल्यू आ जाएगी 5 एक्सपोनेंट -6, 5 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, और R3 की जगह R3 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि R3 की वैल्यू क्या है बेटा, 0.04। तो R3 की जगह R3 की वैल्यू मीन 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं F3 हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू F3 की। तो 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 7 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट -6 डिवाइड बाय 0.04 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 196.875। ठीक है भाई, तो हम इसको F3 को यहाँ पे राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 196.875। तो हम इसको राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 197, और वैल्यू मतलब यूनिट क्या आ जाएगा बेटा इसका, F3 का न्यूटन। ठीक है, तो F3 हमने फोर्स फाइंड कर ली, वो फोर्स है जो Q1 और Q3 के बिटवीन लग रही थी, और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए थी। ठीक है, F3 हमने फाइंड कर ली। अब ये जो एंगल आ रहा है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, F1 और F3 के बिटवीन, F1 और F3 के बिटवीन ये जो एंगल है, ये एंगल फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा बेटा, अगर ये एंगल फाइंड करना है तो देखा जाए तो ये है एक पूरा ट्राइंगल, और ट्राइंगल की 3 साइड्स हमें गिवन है। ठीक है, जब ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है और उनमें से 2 साइड के बिटवीन आपको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इन 2 साइड्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंगल जो फाइंड करने चले वो लिख लेते हैं। और एंगल का जो फॉर्मूला है ट्राइंगल में, अगर आपको 3 साइड्स गिवन हो और उनमें से किसी 2 साइड के बिटवीन एंगल फाइंड करना हो, तो उसका फॉर्मूला कौन सा है वो जरा देख लीजिएगा बेटा। एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। इसको सॉल्व करेंगे, cos थीटा का आंसर आ जाएगा, फिर cos को दूसरी तरफ भेज के इनवर्स करवाएंगे cos, तो आपको यहाँ पे थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये a b और c जो फॉर्मूले में 3 जो है वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं,
ए बी और सी, ये एक्चुअली साइड्स हैं, ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है। और इसमें ए और बी ये वो साइड्स होती हैं जिन दो साइड्स के बिटवीन आपको एंगल फाइंड करना होता है, और सी जो है वो ऑपोजिट साइड होती है। याद रखिएगा इस फॉर्मूले की जो प्रॉपर्टी है, मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे अप्लाई करते हैं कि भाई तीन साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, ठीक है। तो जिन दो साइड्स के बिटवीन आपको एंगल फाइंड करना होता है वो दो साइड्स जो हैं उसको हम एक को ए और एक को बी कंसीडर कर लेंगे, और उनके ऑपोजिट साइड को हम सी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तब जाके हम जो है उन दो साइड्स के बिटवीन एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पे ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, ठीक है। तो इनमें से हमें इन दो साइड्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। तो एक साइड को यहां पे हम इस एक साइड को ए रिप्रेजेंट कर देते हैं, दूसरी साइड को बी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट साइड को सी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्मूला हम ये यूज कर रहे हैं, और कैसे यूज करते हैं कि जब एंगल फाइंड करना होता है दो साइड्स के बिटवीन ट्राइंगल के, ठीक है, तो उन दो साइड्स को हम ए और बी कंसीडर करते हैं जिन दो साइड्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। ये एंगल आपको करना है फाइंड, तो इन दो साइड्स के बिटवीन इन दो साइड्स को हमने एक को ए और एक को बी कंसीडर कर लिया, और ऑपोजिट साइड को सी कंसीडर कर लिया, ठीक है बेटे। अच्छा, वैसे डायग्राम अगर बुक में देखें तो बुक में डायग्राम में यहाँ पे ए बी सी ये तीन कॉर्नर्स मेंशन हुए हैं, ठीक है। तो डायग्राम में वो जो ए बी सी मेंशन किया हुआ है वो कॉर्नर्स हैं, ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो तीन वर्टिसेस हैं ए बी और सी, ठीक है। हमने डायग्राम में ए बी और सी जो है वो वर्टिसेस को नाम नहीं दिया क्योंकि उसकी जरूरत हमें नहीं थी। हमने यहाँ पे क्योंकि एंगल फाइंड करना है, एंगल के लिए फॉर्मूला यूज किया, इस वजह से हमने साइड्स को यहाँ पे नाम दे दिया। तो इस वजह से आप लोग परेशान नहीं हुइएगा कि भाई यहाँ पे हमने साइड्स को नाम दिया हुआ है, वर्टिसेस को नाम नहीं दिया। तो वर्टिसेस को नाम देने की जरूरत नहीं थी, इस वजह से हमने यूज वर्टिसेस को यहाँ पे ए बी सी का नाम नहीं दिया, ठीक है बेटा। तो यहां पे हमने क्या करा कि साइड्स को नाम दे दिया और उन दो साइड्स को ए और बी कंसीडर किया जिन दो साइड्स के बिटवीन हमने एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ए बी और सी। तो साइड ए जो है वो क्या है आपके पास R1, साइड बी जो है वो है R3, और साइड सी जो है वो क्या R2। मतलब ए जो है वो क्या है आपके पास, साइड ए जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, साइड बी जो है वो कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर की, और साइड सी जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन की तरफ। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए की जगह साइड ए आ जाएगी, ठीक है। साइड ए 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है बेटा 0.03 मीटर के। तो ए की जगह हम ले लेंगे 0.03 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह देखें साइड बी जो है वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। साइड बी जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर की, इसको हमने R3 का नाम दिया है, और ये बराबर है 0.04 मीटर की, ठीक है। तो साइड बी 0.04 मीटर, ठीक है, उसका स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सी जो है वो आपके पास है R2, तो सी जो है वो आपके पास साइड है 5 सेंटीमीटर मीन 0.05। तो सी की जगह सी की वैल्यू 0.05 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। और नीचे 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय साइड ए आपके पास 0.02, ठीक है, और साइड बी आपके पास 0.04, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने वैल्यूज पुट की हैं। अब इनको सॉल्व करके कॉस थीटा जो है वो करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। तो 0.02 स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ठीक है बेटे। तो साइड ए हमारे पास है 0.03, ठीक है। तो ठीक है भाई 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइड ए 0.03 और साइड बी 0.04, ठीक है भाई। तो कैलकुलेशन सही कर लेते हैं, 2 इंटू 0.03, तो आंसर आ रहा है 0, ठीक है। इन सबको सॉल्व करके आंसर आ रहा है हमारे पास 0। तो मतलब आपके पास, ठीक है बेटा, इन सबको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके आंसर आ रहा है बेटा 0, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर हो गया 0 को थीटा चाहिए, तो कॉस को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स जब कैलकुलेट करते हैं 0 का, ठीक है, तो वो बराबर है किसके 90 के। तो मतलब यहां पे आपने
एंगल फाइंड कर लिया और एंगल आ गया आपके पास 90 डिग्री, मतलब F1 और F3 के बिटवीन जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। एंगल यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं, रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया था और फॉर्मूला बना लिया था कि F बराबर F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos थीटा प्लस F3 का स्क्वायर, बस वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। फॉर्मूला हमने क्या बना लिया था, F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हमने बना लिया था F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos थीटा प्लस F3 का स्क्वायर, ठीक है। बस वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा क्योंकि हमने F1 भी कैलकुलेट कर लिया है, F3 भी कैलकुलेट कर लिया है और एंगल भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अच्छा बेटा, वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, तो F1 की जगह F1 की वैल्यू आ जाएगी और F1 आपके पास कितना है बेटा, 280, ठीक है। तो F1 की जगह 280 का स्क्वायर प्लस 2F1 F3, ठीक है। तो F1 आपके पास है कितना बेटा, 280 और F3 आपके पास कितना है, 197। तो 2 इंटू 280, F3 आपके पास 197, ठीक है, कॉस, ठीक है। एंगल कितना फाइंड किया है, 90, कॉस 90 प्लस F3 का स्क्वायर मतलब 197 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। जैसे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, अब इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं बेटा कि 280 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 280 मल्टीप्लाई बाय 197 इंटू कॉस 90 प्लस 197 का स्क्वायर, तो 342.357, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई, ठीक है, 342.357, ठीक है। राउंड ऑफ करके 36 कर देते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड कर ली जो कि चार्ज Q1 पे लग रही थी, ठीक है। तो चार्ज Q1 पे जो रिजल्टेंट फोर्स थी वो हमने फाइंड कर ली और रिजल्टेंट फोर्स यहां पे आ गई है 342.36 न्यूटन, ठीक है। तो यहां तक आके एक पार्ट तो हमने कर लिया न्यूमेरिकल का सॉल्व, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, मतलब रिजल्टेंट फोर्स का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, जो कि डेटा में हमने मेंशन किया हुआ है थीटा एफ। रिजल्टेंट फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन, इसका एंगल थीटा एफ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको, अगर आप यहां तक कॉपी नहीं किया, जल्दी से कॉपी करें, ठीक है, और या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी डायरेक्शन फाइंड करने, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जो हमने फाइंड की है इसकी डायरेक्शन फाइंड करने, ठीक है। तो आई होप सॉल्यूशन आपने इतना कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और इसकी जगह हम यहां पे डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अच्छा बेटा देख लीजिएगा, डायरेक्शन के लिए अब यहां पे लिख लेंगे फॉर थीटा एफ। अच्छा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि भाई रिजल्टेंट जो है इसकी डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अब जरा देखिएगा बेटा कि ये जो आपके पास है चार्ज Q1, ठीक है, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स है आपके पास F1, ठीक है, और एक फोर्स है F3, ठीक है बेटे, एक फोर्स है F3। F3, F1 और F3, ठीक है, दो फोर्सेस हैं। और अब F1 और F3 दो फोर्सेस हैं, क्या करेंगे, F3 को एज ए फ्री वेक्टर मूव कराते हुए नीचे लेके आएंगे, F3 को एज ए फ्री वेक्टर मूव कराते हुए नीचे लेके आएंगे, और F3 की जो टेल है उसको F1 के हेड से कर देंगे ज्वाइन। इसका मतलब F3 जो है यहां पर आके
इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जब F3 को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए नीचे लेके आए और F3 की हेड को F1 के टेल से जो है वो F3 की टेल को F1 के हेड से ज्वाइन किया, तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल F1 और F3 को हमने कर दिया ज्वाइन। जैसे ही हमने किया ज्वाइन तो आपको यहां पे एक मिला रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और इस रिजल्टेंट वेक्टर को, ठीक है, एक मिला रिजल्टेंट वेक्टर और इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम यहाँ पे नाम दे देंगे किसका, F का, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है F, इसका मैग्नीट्यूड आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 342, मतलब F1 और F3 का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है 342.36 न्यूटन। अब रिजल्टेंट का एंगल चाहिए आपको, ठीक है, और ये जो चार्ज है ये है Q1, ठीक है, ये है Q1। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है इसका एंगल आपको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे थीटा F का नाम दे रहे हैं। मतलब आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेटा, थीटा F फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग कि भाई F1 और F3 के बिटवीन जो एंगल था वो एंगल था 90 डिग्री। तो F1 और F3 के बिटवीन अगर एंगल 90 डिग्री है और F3 एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए यहाँ पर आ गया है और F1 के हेड से ज्वाइन हो गया है, तो इसका मतलब F1 और F3 के बिटवीन ये जो एंगल है ये भी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि F1 और F3 के बिटवीन जब 90 डिग्री और F3 को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए नीचे लेके आ गए, तो F1 और F3 के बिटवीन यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, F1 और F3 के बिटवीन ये जो एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्री, ठीक है। और ये अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है फॉर्म हो गया है और राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन मतलब थीटा F इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब ये थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया और इसको हम इस तरह से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में इस तरह के हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, बिल्कुल उसी तरह का काम है, क्योंकि रिजल्टेंट हमने यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर ली, उसका एंगल अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, F3 को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए नीचे लेके आए, F1 के हेड से ज्वाइन किया, तो उससे आपको रिजल्टेंट मतलब F1 और F3 का रिजल्टेंट मिल गया F, उसका मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, तो उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे हमने रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू F1 यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया थीटा F का, ठीक है। तो Q1 का रिजल्टेंट है, तो इस वजह से Q1 के पास जो एंगल फॉर्म हो रहा है यही एंगल लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री कैसे आया, क्योंकि F1 और F3 के बिटवीन 90 डिग्री है, तो F3 जब मूव कराते हुए नीचे लेके आ गए तो F1 और F3 के बिटवीन यहाँ पे भी एंगल क्या बन रहा होगा बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ, तो अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटे, ये साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि एंगल ये कंसीडर किया। और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे है उस साइड को हम क्या कहते हैं, बेस, ठीक है भाई। तो एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे उस साइड को हम कहते हैं बेस, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह एंगल के सामने वाली साइड क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपको एंगल फाइंड करना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है बेटा, वो फॉर्मूला है tan का, कि tan थीटा बराबर है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। तो tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन समझ ली। यहाँ पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, एंगल का मतलब थीटा F यहाँ पे आपने फाइंड करना है। तो एंगल अगर आपको फाइंड करना होता है अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसके लिए हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, ठीक है, tan थीटा, ठीक है, इस थीटा F का नाम दे देंगे इसको, ठीक है, या पहले ही फॉर्मूला अरेंज कर लें। आपको थीटा चाहिए तो tan को दूसरी तरफ भेज के इनवर्स करवा दें, मतलब यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ थीटा, tan उधर जाके हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। और राइट साइड पे पहले से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये आपने फॉर्मूला बना लिया एंगल का थीटा का, और इस वजह से इसको आप थीटा F कह रहे हैं, तो ये जो एंगल है ये क्या बन जाएगा, थीटा F, सही है भाई। तो थीटा F रिजल्टेंट का एंगल है, tan इनवर्स एज इट इज बेटे। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर क्या बेटा F3, और F3 का मैग्नीट्यूड कितना है आप देख सकते हैं 197।
F3 का मैग्नीट्यूड कितना 197, ठीक है। और बेस देखें तो है F1, और F1 अभी हमने यहाँ पे इससे पहले कैलकुलेट किया है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ने सॉल्व किया हुआ होगा, ठीक है। तो F1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 280। और इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है भाई। तो कैलकुलेटर से इसको करते हैं सॉल्व। टेन इनवर्स डायरेक्ट कर लेंगे सॉल्व, 197 डिवाइड बाय 280, 35.129। तो 35.1, ठीक है। ये आपके पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई, रिजल्टेंट का एंगल आ गया, जो रिजल्टेंट फोर्स आपने फाइंड की थी, ठीक है। उसका हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू F1, ठीक है बेटे। और डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट था वो है पॉइंट A, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है ये B है, ठीक है। ये वर्टेक्स जो है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग C है। तो मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वर्टेक्स A है, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वर्टेक्स क्या है, B है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने एंगल फाइंड करना था, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू F1। तो हम यहाँ तक न्यूमेरिकल यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 342.36 न्यूटन, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन हमने फाइंड की है इसका रिजल्ट लिखना है तो डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 35.1 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू F1, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू BA, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू BA। मतलब F1 क्या है, वो फोर्स है जो B की तरफ से A पे लग रही है, ठीक है भाई। तो F1 जरा देखिएगा, वो फोर्स है ना जो A और B मतलब Q1 और Q2 के बिटवीन लग रही है। तो Q1 पे लग रही है तो इसका मतलब B की तरफ से लग रही है, ठीक है, Q2 की तरफ से लग रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू हमने जो एंगल फाइंड किया है विद रिस्पेक्ट टू F1 फाइंड किया है, या विद रिस्पेक्ट टू अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ बुक विद रिस्पेक्ट टू BA। तो हम लिख सकते हैं द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 35.1 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू F1 या विद रिस्पेक्ट टू BA, ऑलराइट। मतलब BA जो वर्टेक्स है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो रिजल्टेंट की फाइंड कर ली, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके ये न्यूमेरिकल आपके पास हो गया कंप्लीट, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 12.4, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है आके न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। जल्दी से इसको, अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो जल्दी से इसको करें कॉपी, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसको करें कॉपी। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.5, ठीक है बेटे। इसको आपने कॉपी नहीं किया तो कॉपी करें। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.5 की तरफ। अच्छा बेटा, तो अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं 12.5 की, तो 12.5 देखिएगा, 12.5 की मैंने कुछ डायग्राम यहाँ पे आपके सामने जो है वो बना दी है, ठीक है। न्यूमेरिकल पहले समझते हैं, फिर डायग्राम जो बनी हुई है इसको समझता हूँ, डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 0.1 ग्राम, ठीक है, कि 2 स्मॉल स्फीयर्स हैं, ठीक है, दोनों का मास जो है वो 0.1 ग्राम है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 2 स्फेयर्स हैं जिनका मास 0.1 ग्राम है, ठीक है। एक को हमने M1 और एक को M2 का नाम दे दिया, ठीक है। और जो है दोनों जो है वो सेम पॉइंट से जो है वो सिल्क थ्रेड से सस्पेंड हुए हैं, और दोनों का सिल्क थ्रेड जो है, ठीक है, वो कितनी है बेटा, दोनों सिल्क थ्रेड जो है वो 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है सिल्क थ्रेड। आगे क्या कह रहा है कि द स्फीयर्स आर गिवन इक्वल चार्जेस, ठीक है, और ये 2 स्फीयर्स को इक्वल चार्जेस जो है वो दिए हुए, ठीक है। तो एक को हमने Q1 और एक को Q2 का नाम दिया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है कि एंड दे आर फाउंड टू रिपेल ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, तो कोई यहाँ पे जो है वो साइन मेंशन नहीं की हुई। इस वजह से हमने क्या करा कि दोनों चार्जेस को यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब दोनों स्फीयर को जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर कर लिया, कि दोनों स्फीयर जो हैं उन पे पॉजिटिवली चार्ज, वो दोनों स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हैं, देखिए उन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। कमिंग टू रेस्ट 25 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द चार्ज ऑन ईच, ठीक है। तो
जब वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, जब दोनों चार्जेस, दोनों स्फीयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों सेम इन नेचर है, दोनों पे जो है सिमिलर चार्ज है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो 24 सेंटीमीटर के बाद जाके वो रेस्ट में आ गए, 24 सेंटीमीटर के बाद जाके वो रुक गए, ठीक है। तो जरा देखिएगा कि भाई दो स्फीयर है और सिल्क थ्रेड से सस्पेंडेड है, ठीक है। एक का मास यहाँ पे है m2, एक को हमने m1 कंसीडर कर लिया। दोनों सिमिलर जो है वो दोनों सेम स्फीयर्स हैं, ठीक है, इक्वल इनके मासेस जो हैं वो सेम है, ठीक है। तो चार्ज भी जो है वो इनका क्या है बेटा, सेम है। तो एक को आपने यहाँ पे Q1 और एक को आपने यहाँ पे Q2 कंसीडर कर लिया, एक के चार्ज को Q1 और एक के चार्ज को Q2 कंसीडर कर लिया, ठीक है, और दोनों इक्वल चार्जेस हैं। अच्छा जी, जब दोनों इक्वल चार्जेस हैं तो Q1 और Q2 सेम है, ठीक है। इसी तरह M1 और M2 भी यहाँ पे क्या है, सेम है। जब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे बेटा, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो रिपेल क्यों कर रहे होंगे, दोनों जो है वो सिमिलर चार्ज होंगे, ठीक है। तो अब जब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो रिपेल करके आफ्टर 25 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इन्होंने कवर किया, ठीक है, रिपेल करते हुए, और 24 सेंटीमीटर के बाद ये दोनों रेस्ट में आ गए, ठीक है बेटे। और ये दोनों रिपेल कर रहे थे, रिपेल करके इन्होंने 24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये दोनों चार्ज Q1 और Q2 रेस्ट में आ गए, ठीक है बेटे, Q1 और Q2 ये दोनों चार्ज जो है वो क्या आ गए, रेस्ट में आ गए। और ये जो डिस्टेंस है इनका, ठीक है, वो कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। मतलब आप इसको हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं R1 का, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं R2 का, R2। ये भी कितना बेटा, ये साइड भी 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये जो सिल्क थ्रेड थी, इससे दो स्फीयर सस्पेंडेड थे, दोनों रिपेल करते हुए जो है वो एक दूसरे से दूर चले गए मूव करते हुए, और उन्होंने 24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। जो ये साइड भी 20 सेंटीमीटर, ये साइड, इसको अपने R2 का नाम दिया 20 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे R3 का, और ये कितनी है बेटा, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर अपार्ट एक दूसरे से दूर मूव करते हुए चले गए, कितना, 24 सेंटीमीटर का, और रेस्ट में आ गया, रुक गए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये चार्ज आपके पास Q1 और ये चार्ज है आपके पास Q2, ठीक है। तो एंड में क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच, मतलब यहाँ पे चार्ज जो है इनका मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पे क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, ठीक है। तो चार्ज फाइंड करने के जो Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, तो ये है कितने, चार्ज कितने हैं, ठीक है, सिमिलर चार्ज बॉडीज हैं ये दोनों, तो इन पे चार्ज कितना है, ये चार्ज आपने यहाँ पे बेसिकली फाइंड करना है। अब जरा देखिएगा, तो चार्ज फाइंड करना है तो Q1 फाइंड करने, Q2 फाइंड करने, बात एक ही है, क्योंकि Q1 और Q2 यहाँ पे सेम है। तो Q1 हम ये ले लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं वर्किंग, ठीक है। कैसे, जरा देखिएगा कि भाई जो है Q1 पे जो फोर्स लग रही है, अगर हम यहाँ पे देखें तो Q1 और Q2 एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो एक फोर्स लग रही है इन पे, फोर्स ऑफ रिपल्जन, जिसको हम यहाँ पे F से कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, F है, ठीक है। और एक फोर्स लग रही है इनके सेंटर से, मतलब ये जो स्फीयर है इसके सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स एक फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। वो फोर्स क्या है बेटा, वो इस स्फीयर का वेट है, स्फीयर के सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो स्फीयर का क्या है बेटा, वेट है, ठीक है बेटे। तो अब देखा जाए तो Q1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। Q1 और Q2 कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्किंग करके चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा कि भाई Q1 कंसीडर कर लिया और Q1 के अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहे हैं। तो Q1 पे चेक कर रहे हैं कि पहले फोर्सेस कितनी लग रही हैं। तो एक फोर्स जो है कि भाई Q2 की तरफ से जो एक फोर्स लग रही है Q1 पे, और Q1 को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, वो फोर्स क्या है, F, ठीक है। और इस स्फीयर के सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो क्या है, इस स्फीयर का वेट, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, W का, ठीक है। उसके बाद एक फोर्स यहाँ पे स्ट्रिंग जो है, ये जो थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड पे भी क्योंकि ये सस्पेंडेड है थ्रेड से, तो थ्रेड पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, ठीक है। और उस फोर्स को यहां पे हम नाम दे देते हैं, थ्रेड पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, उस फोर्स को यहां पे हम नाम दे देंगे बेटा किसका, टेंशन का,
ठीक है, थ्रेड पे जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को हमने यहाँ पे नाम दे दिया बेटा टेंशन, मतलब उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टी से। ठीक है बेटे, तो थ्रेड पे जो फोर्स लग रही है उसको हमने यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर दिया और उसके टेंशन के यहाँ पे हम बना लेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा बेटा टी एक्स। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, टी वाई। तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स हमने बना लिए। ठीक है, टी एक्स और टी वाई। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हमने बना लिए। तो स्फीयर पे जरा देखिएगा कि अब कितनी फोर्स लग रही है। एक तो फोर्स ये आपको समझ में आ गई। ठीक है, कौन सी फोर्स है बेटा, जो Q2 से Q1 पे फोर्स लग रही है और Q1 को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो वो क्या है आपके पास F। एक फोर्स लग रही है यहाँ पे वेट, और एक फोर्स लग रही थी इस स्ट्रिंग पे, और इस स्ट्रिंग पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है बेटा, टेंशन। ठीक है, तो टेंशन क्योंकि एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, और ठीक है इनके बिटवीन टेंशन, ठीक है, और यहां पे ये जो एंगल बन रहा है इसको हमने यहाँ पे थीटा कंसीडर कर लिया, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टेंशन जो है स्ट्रिंग पे फोर्स लग रही थी, सिल्क थ्रेड पे जो फोर्स लग रही थी वो है टेंशन। टेंशन के हमने कंपोनेंट्स बना लिए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस का कंपोनेंट बनाया, इसको नाम दे दिया टी एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कंपोनेंट बनाया टी वाई। तो देखा जाए तो इस Q1 पे ये जो स्फीयर है जिसका जो चार्ज हमने Q1 का नाम दिया है जिसको, ठीक है, इस पे 4 फोर्सेस लग रही हैं। इस स्फीयर पे 4 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी बेटा, इसके सेंटर से टुवर्ड्स डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है वो क्या है, वेट। ठीक है, इस पे एक जो है Q2 की तरफ से फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो F है। ठीक है, टेंशन के दो कंपोनेंट्स बना लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। टेंशन जो लग रही थी इसको हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस की फोर्स होगी, कुछ ना कुछ वाई एक्स की फोर्स होगी। ठीक है, तो इसके अंदर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की फोर्स को अलग कर दिया, टेंशन के कंपोनेंट्स बना दिए। कि टेंशन जो फोर्स लग रही थी इसमें कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस पे लग रही होगी फोर्स, और कुछ ना कुछ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लग रही है। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इस स्फीयर पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है, टेंशन का एक्स कंपोनेंट, जिसको हमने यहाँ पे टी एक्स का नाम दिया, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रही है वो यहाँ पे क्या है, टी वाई। तो देखा जाए तो इस स्फीयर पे, ठीक है, जिस पे जो चार्ज हमने, जिसके चार्ज को हमने Q1 का नाम दिया, इस पे 4 फोर्सेस लग रही हैं। 2 फोर्स लग रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस F और टी एक्स, और 2 फोर्स लग रही है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, कौन सी बेटा, वेट और टी वाई। ठीक है, तो ये 2 फोर्सेस यहां पे वाई एक्सिस पे लग रही है, 2 फोर्सेस लग रही है यहां पे एक्स एक्सिस पे। तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग 4 फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम यहां पे चार्ज जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि एक आपके पास ये एक आपके पास ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। ठीक है, एक आपने देखें 2 साइड तो ये थ्रेड से ही आपके पास आ गई। ठीक है, और एक जो है साइड आपके पास जो स्फीयर ने जो एक दूसरे से दूर मूव करते हुए, रिपेल करते हुए मूव करते हुए गए, और उन्होंने 24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो एक साइड ये आ गई। तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 3 साइड आपके पास, एक को आपने R1, एक को R2 और एक को R3 यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, R1 20 सेंटीमीटर, R2 भी 20 सेंटीमीटर है, और R3 24 सेंटीमीटर, और 3 साइड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो Q1 आपने ये वाला स्फीयर कंसिडर किया है। ठीक है, इसको आपने इसके चार्ज को Q1 का नाम दिया हुआ है। तो अब यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा थ्रेड और यहाँ पे फोर्स के बिटवीन, ठीक है, जो फोर्स ऑफ रिपल्जन के बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपको एंगल यहाँ पे कैलकुलेशन में चाहिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे एंगल फाइंड। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, चार्ज फाइंड करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है, डिफरेंट अप्रोच से हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके डाटा की तरफ, इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डाटा बनाने से पहले कुछ चीज़ आपको मैं बता दूं यहाँ पे। ठीक है, वो हम डाटा में भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो मासेस जो है वो सेम है, चार्जेस जो है वो सेम है। ठीक है, और R1 और R2 ये दोनों डिस्टेंस भी यहाँ पे, ठीक है, सेम है, क्योंकि सिल्क थ्रेड थी। ठीक है, और वो दोनों 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, तो इस वजह से दोनों साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है बेटे, तो डाटा बनाने जा रहे हैं, जरा देखिएगा डाटा कि भाई सबसे पहले M1 और M2 मासेस जो है वो गिवन है 0.1 ग्राम। तो क्या करेंगे, ग्राम से इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 0.1 को अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा बेटा
0.0001 जिसको हम एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हैं, मतलब 1 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो 0.1 को 1000 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1 एक्सपोनेंट -4 kg, ठीक है बेटे। या 0.0001 आप ये भी आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.0001 kg एज 1 एक्सपोनेंट -4 kg, ठीक है बेटे। अच्छा, m1 और m2 सेम है, ये आपने मास कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह जो है यहाँ पे जो है और क्या गिवन है आपके पास बेटा, R1 और R2 कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.2 मीटर। इसी तरह R3 आपके पास 24 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.24 मीटर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है आपके पास, तो बस यहाँ पे जो फाइंड करना है एंड में लिख देंगे कि हमने बेसिकली चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, चार्ज फाइंड करने जा रहे हैं, कुछ कंडीशन यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई m1 और m2 सेम है, तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा, m कंसीडर कर लेंगे। इसी तरह q1 और q2 ये दोनों चार्जेस सेम है, तो q1 और q2 को हम यहाँ पे q कंसीडर कर लेंगे। डायग्राम में आपने मेंशन करके बता दिया कि m1 और m2 सेम है, तो इसको ऐसे m1 और m2 को हम m कंसीडर करेंगे, और ये जो दो चार्जेस ये दोनों इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है, सिमिलर चार्जेस हैं, तो इस वजह से इनको भी हम q1 और q2 को q एज्यूम कर लेंगे, ताकि कैलकुलेशन में हमें q1 और q2 नहीं लिखना पड़े, q1 और q2 को q एज्यूम कर लेंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आगे डाटा हो गया हमारा कंप्लीट। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, और इसका सॉल्यूशन देखिएगा बेटा कैसे हम इसको न्यूमेरिकल को करेंगे सॉल्व। थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच से हमने करना है इसको सॉल्व। कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे एंगल, ताकि हमें कैलकुलेशन में एंगल बाद में फाइंड ना करना पड़े, ठीक है। पहले ही हम फाइंड कर लेते हैं एंगल। तो एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो बेटा देखिएगा ये जो एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो एक ट्राइंगल की कंडीशन आपके पास बनी हुई है, ठीक है। एक ट्राइंगुलर कंडीशन है, ट्राइंगुलर जो है वो डायग्राम है, और इन दो साइड्स के बिटवीन आपको एंगल फाइंड करना है। तो किसी भी जो है वो ट्राइंगल की दो साइड्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना हो, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं cos थीटा बराबर है a² + b² - c² डिवाइडेड बाय 2ab, ठीक है। और ट्राइंगल की वो दो साइड जिनके बिटवीन एंगल फाइंड करना होता है, उनको उन दो साइड्स में एक को a और एक को b का हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि ट्राइंगल की ये 3 साइड्स हैं, तो उसमें से एक साइड को हम यहाँ पे नाम दे देंगे a का, इस साइड को हम नाम दे देंगे a का, और इन दो साइड्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना है, तो इस साइड को आपने नाम दे दिया a का, इस साइड को नाम दे देते हैं हम b का, और ये ऑपोजिट साइड है, इसको नाम दे दिया हमने c का, ठीक है बेटे। तो ये जो साइड है ये हो गई a, ये साइड हो गई b, क्योंकि इनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है, और ऑपोजिट साइड कहलाती है c, ठीक है। तो चलते हैं जरा सॉल्यूशन पे। cos थीटा इक्वल्स टू, अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं a का स्क्वायर, तो साइड a जो है वो 20 सेंटीमीटर मतलब r1 है, और r1 की वैल्यू कितनी है 0.2, तो साइड a 0.2 का स्क्वायर प्लस b, साइड b जो है वो है पूरी 24 सेंटीमीटर, जिसको आपने R3 का नाम दिया हुआ है, तो R3 24 सेंटीमीटर बराबर है 0.24 मीटर के, तो b की जगह 0.24 का स्क्वायर, ठीक है, -c², तो -c, तो बेटा c जो साइड है वो क्या है R2, और उसकी वैल्यू क्या है बेटा 0.2 मीटर, तो -c की जगह 0.2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो हमने a² + b² - c² की वैल्यू पुट कर दी, फिर नीचे 2 × a कितना बेटा 0.2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू क्या है बेटा 0.24, ठीक है। इससे आपके पास cos थीटा का आंसर आ जाएगा। cos को दूसरी तरफ भेज के इन्वर्स करवा के हम यहाँ पे थीटा इजीली जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.2 का स्क्वायर
प्लस 0.24 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.24। ठीक है बेटे, आंसर आ रहा है 0.6। इसका इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो आंसर आ रहा है 53.13। ठीक है बेटे, तो साइड ए और बी के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। तो साइड ए आपके पास एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, साइड ए R1 0.2, साइड बी जो है वो क्या है 0.24। ठीक है, और साइड सी जो है वो 0.2। ठीक है भाई, 2AB, तो साइड 2AB 2 इंटू 0.2। ठीक है भाई, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.24 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.2 इंटू 0.24। ठीक है भाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.24, तो आंसर आ रहा है 0.6। इसका इनवर्स कैलकुलेट करें तो 53.13। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे हमने एंगल फाइंड कर लिया कॉस थीटा का, आंसर आ रहा है 0.6। ठीक है भाई, और इसका इनवर्स कैलकुलेट करें 0.6 का, कॉस को दूसरी तरफ भेज के इनवर्स करा दिया तो एंगल आपके पास आ गया 53.13 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटे, तो ये हमने फाइंड कर लिया एंगल। ठीक है बेटा, जैसे ही हमने एंगल फाइंड किया, अब चलते हैं आगे। ठीक है, क्या फाइंड करना है, हमें चार्ज फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड हमने कर लिया ताकि आगे कैलकुलेशन में हमें एंगल ना फाइंड करना पड़े। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे चार्ज फाइंड करने जा रहे हैं, तो चार्ज फाइंड करने के लिए हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, जरा देखिएगा। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चार्ज पे 4 फोर्सेज लग रही हैं, 2 फोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है F और ये TX, और 2 फोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वेट और ये TY। ठीक है बेटे, तो चलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस देंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। अच्छा बेटा, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्यों यूज की? ठीक है, क्योंकि बेटा जरा देखिएगा कि ये 2 स्फीयर्स जो है वो रिपेल कर रहे थे, और रिपेल करके जो है वो 24 सेंटीमीटर के बाद जाके रुक गए। तो जैसे ही रुके, ये स्फीयर रेस्ट में आया, ठीक है, तो इस पे जो है जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, 0। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, जिसका हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम आप लोग क्या पढ़ के आते हैं फर्स्ट ईयर में, कि व्हेन द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम 0, कि भाई इस स्फीयर पे जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं उनका सम अगर 0 रहा है तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम को सेटिफाई कर रहा है। इस वजह से तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम का रेफरेंस दिया, और फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट हैं, कि तमाम एक्स एक्सिस की भी फोर्सेस का सम 0 और तमाम वाई एक्सिस की भी फोर्सेस का सम जो है वो 0 होगा। तो दोनों कंडीशन, मतलब दोनों पार्ट मिला के फर्स्ट कंडीशन बनती है। तो हम यहाँ पे बात करें फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, और फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, कि सम ऑफ fx इक्वल्स टू 0। सम ऑफ fx इक्वल्स टू 0 मीन्स कि तमाम x एक्सिस पे जो फोर्सेस लग रही हैं, तो तमाम x एक्सिस की फोर्सेस का सम अगर 0 है तो ये है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। तो x एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं बेटा, एक F है और एक यहाँ पे है Tx। ठीक है, F जो है ये जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ठीक है, जो Q2 की तरफ से लग रही है, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये है नेगेटिव। ठीक है, और Tx जो है इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये टेंशन का कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, और इसकी डायरेक्शन का है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसकी मतलब Tx ये है पॉजिटिव और F क्या है नेगेटिव। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि तमाम एक्स एक्सिस की फोर्सेस का सम 0, तो इसमें आपके पास Tx प्लस माइनस F इक्वल टू 0। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या करा कि भाई 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक्स एक्सिस पे एक Tx है और एक F है। ठीक है, तो Tx और F इनका सम जो है वो क्या है, 0। Tx क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, और F जो है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस वजह से नेगेटिव। तो प्लस माइनस बेटे, प्लस माइनस माइनस, Tx माइनस F इक्वल्स टू 0, माइनस F दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस F। तो Tx
इक्वल्स टू एफ। ठीक है भाई, टी एक्स इक्वल्स टू एफ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टी एक्स इक्वल्स टू एफ पे, ठीक है, कि भाई टी एक्स जो है ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा, ये एक्स कंपोनेंट है, ये टेंशन का एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, कॉस थीटा के। मतलब कि जैसे अगर आपके पास जो है कोई वेक्टर ए है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स है, तो ए एक्स बराबर होता है किसके, ए कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पे टेंशन है टी और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी एक्स है, तो टी एक्स इसके बराबर होगा बेटा टी कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे साइड में रेफरेंस दे देंगे कि भाई टी एक्स जो है वो किसके बराबर है, टी कॉस थीटा के। ठीक है, और ये जो F है, ये F क्या है, फोर्स है। कौन सी फोर्स है, जो Q1 और Q2 के बिटवीन लग रही है, फोर्स ऑफ रिपल्जन। ठीक है, Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या है, F है। ठीक है, और ये जो है किसके बराबर होती है, फ्रॉम कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बस ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, टी एक्स की जगह टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, टी एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, टी कॉस थीटा, और एफ की जगह क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 और Q2 के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, R3। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस R को यहां पे R3 का नाम दे रहा हूं, R3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा अब जरा देखिएगा कि भाई Q1 और Q2 सेम है, और इनको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं बेटा, Q एज्यूम कर रहे हैं कि भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग कि भाई ये जो Q1 और Q2 जो है वो सिमिलर चार्जेस हैं। ठीक है, ये इक्वल चार्जेस हैं, तो Q1 और Q2 सेम है, तो इनको हम Q एज्यूम कर लेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा T cos थीटा इक्वल्स टू के Q इंटू Q अपॉन R3 का स्क्वायर। Q इंटू Q क्या हो जाएगा बेटा, Q स्क्वायर। तो T cos थीटा इक्वल्स टू के इंटू Q स्क्वायर अपॉन R3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अब यहां पे देखिएगा कि आपको चार्ज चाहिए, तो R3 का जो स्क्वायर है वह वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह K मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो R3 का स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा, R3 का जो स्क्वायर है मल्टीप्लाई हो जाएगा T cos थीटा से। राइट साइड पे क्या है, K इंटू Q स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए बेटा, Q, तो K मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेटा R3 का स्क्वायर इंटू T cos थीटा अपॉन K इक्वल्स टू Q स्क्वायर। ठीक है भाई, तो Q के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रिमूव करेंगे यहां से, क्या करेंगे, दोनों साइड पे रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इसको पलट के लिख रहे हैं कि भाई Q स्क्वायर बराबर है R3 का स्क्वायर T cos थीटा अपॉन K, क्योंकि Q चाहिए, Q स्क्वायर नहीं, इस वजह से दोनों तरफ हमने क्या करा, दोनों साइड पे हमने रूट अप्लाई कर दिया। अब लिख सकते हैं यहाँ पे वर्डिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, R3 का स्क्वायर T cos थीटा अपॉन K। ठीक है भाई, तो ये आपके पास चार्ज का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब चार्ज का फॉर्मूला हमने बना लिया, तो वैल्यूज पुट करके चार्ज फाइंड क्यों नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, चार्ज इस वजह से फाइंड नहीं कर रहे क्योंकि देखें R3 का स्क्वायर यहां पर है, R3 का स्क्वायर T cos थीटा अपॉन K। तो R3 की वैल्यू तो हमें पता है कि R3 कितना बेटा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, या 0.24 मीटर। ठीक है, एंगल भी हमें पता है, K की वैल्यू कांस्टेंट होती है वो भी पता है, लेकिन T नहीं पता। ठीक है, जो T है, T की वैल्यू नहीं पता, तो इसका मतलब हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा T, और T फाइंड करेंगे यहां पे हम। देखें अभी हमने बात की है कि फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, उसके अकॉर्डिंग हमने चार्ज का फॉर्मूला बना लिया। अब हम सेकंड पार्ट पे आएंगे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, उसका रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम
सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम क्या है? ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या था कि तमाम एक्स एक्सिस की फोर्सेस का सम जो है वो जीरो है, और सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम क्या है कि तमाम वाई एक्सिस का, जो वाई एक्सिस की जितनी भी फोर्सेस हैं उनका सम अगर जीरो है, तो ये सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम है कि भाई वाई एक्सिस पे कितनी फोर्सेस हैं? दो फोर्सेस, वेट और ठीक है टेंशन का जो वाई कंपोनेंट है टी वाई। तो टी वाई की डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ये टी वाई पॉजिटिव, और वेट जो है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये क्या है? नेगेटिव। तो अब यहां पे ले लेंगे कि भाई टी वाई प्लस ठीक है माइनस वेट इक्वल टू जीरो, मतलब तमाम वाई एक्सिस की जो फोर्सेस हैं उनका सम जीरो, टी वाई और वेट इनका सम जो है वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। ठीक है, तो वेट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस वजह से आपने इसको माइनस डब्ल्यू ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस, तो आई होप ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कहाँ पे कि ये जल्दी से अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया, कॉपी नहीं किया, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके अगला स्टेप जो है इसको हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, तो देख लीजिएगा, ये अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे की वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, तो टी वाई प्लस वेट इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, तो प्लस माइनस माइनस, तो टी वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, माइनस वेट उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस प्लस डब्ल्यू। फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर टी एक्स बराबर है टी कॉस थीटा के, तो बेटा टी वाई किसके बराबर होगा? टी साइन थीटा के, और वेट किसके बराबर होता है? एम जी के। ठीक है, तो टी एक्स अगर बराबर है टी कॉस थीटा के रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग टी वाई जो है वो किसके बराबर होता है? टी साइन थीटा के, और वेट क्या है? एम जी। ठीक है भाई, इससे आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टी का रिलेशन आ जाएगा एम जी अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, तो वैल्यूज पुट कर दें। मास कितना है? मास है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ kg, और जी क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू आपको पता होती है क्या है? 9.8, और नीचे साइन, और थीटा की जगह मतलब एंगल आ जाएगा। एंगल कितना आपने यहाँ पे फाइंड किया था? 53.1 डिग्री। ठीक है भाई, 53.1 डिग्री। ठीक है भाई, तो एंगल हमने फाइंड किया था 53.1 डिग्री। अब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी। तो टी की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय साइन 53.1 डिग्री। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं। 0.00125 यहाँ के बाद टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सपोनेंट में लिखें तो 1.22 एक्सपोनेंट -3, तो टेंशन मतलब टी की वैल्यू आ गई 1.22 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन। तो टी की वैल्यू यहां पे हमने कर ली फाइंड। जैसे ही हमने टी की वैल्यू फाइंड की, तो अब इस चार्ज के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, और आपके पास चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटे, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, फॉर्मूला यहां पे यूज करते हैं चार्ज का। क्या हमने यूज किया कि Q इक्वल्स टू, ठीक है, R3 का स्क्वायर T cos थीटा अपॉन के। ठीक है भाई, इससे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पहले वैल्यूज पुट करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा बेटा, अब वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, ज़रा देख लीजिएगा। R3 का स्क्वायर, तो R3 की जगह R3 की वैल्यू आ जाएगी। R3 की वैल्यू क्या है? 24 सेंटीमीटर, मतलब 0.24 मीटर। तो 0.24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। T की जगह T की वैल्यू आ जाएगी 1.22 एक्सपोनेंट -3 कॉस, एंगल कितना है बेटा? 53.1, ठीक है। K की जगह K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹, ठीक है। तो अब इनको हम करते हैं सॉल्व। रूट में आपके पास वैल्यू है 0.24 का स्क्वायर इंटू 1.22 एक्सपोनेंट -3 इंटू कॉस 53.1 डिवाइड बाय 9 एक्सपोनेंट 9, ठीक है भाई। तो 68.4 एक्सपोनेंट -9, ठीक है, या 6.8 एक्सपोनेंट -8, ठीक है भाई। तो ये आपने आंसर देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई इनको अगर हम एक्सपोनेंट में करें तो 68.469 68.469 एक्सपोनेंट -9 कूलम, या हम और करके लिख सकते हैं कि 6.8 एक्सपोनेंट -8 कूलम, ठीक है भाई। तो यहां पे आंसर छोड़ें, ठीक है, या आप यहां पे आंसर छोड़ें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, और करके, ठीक है। तो 68.4 एक्सपोनेंट -9 कूलम या 6.8 एक्सपोनेंट -8 कूलम, ठीक है बेटे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। हमने न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल हमने कर लिया सॉल्व। हमने करना क्या था? हमने चार्ज फाइंड करना था, ठीक है। ये जो दो स्फीयर पे सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये चार्ज कितने हैं, मतलब एक स्फीयर पे जो चार्ज है वो कितना है, वो आपने फाइंड करके बताना है। वो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया 6.8 एक्सपोनेंट -8 कूलम, और आप देख लें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। और कोई भी एक चार्ज पे रख के हम यहाँ पे वर्किंग कर सकते थे, Q1 या Q2, किसी एक चार्ज पे रख के हम वर्किंग कर सकते थे। हमने Q1 को कंसीडर किया और Q1 के अकॉर्डिंग वर्किंग की, ठीक है, और हमने इसको कर लिया पूरा सॉल्व, और एंड में आ गया हमारे पास चार्ज, ठीक है। आई होप इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी अब, ठीक है। आपने इसको कर लिया सॉल्व, और जल्दी से अगर इसको कॉपी नहीं किया तो जल्दी से बेटा इसको करें कॉपी, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं इसके जो है वो बस यहाँ तक आके कूलम्स लॉ के टॉपिक, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हो गए कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की तो ज़रूर लाइक करें, लेक्चर को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। चैनल को अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में जो है वो शेयर करें, ठीक है, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने जूनियर्स में जो है वो चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी जो है वो आप लोगों की तरह जो है वो अपनी स्टडीज़ जो है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकें, ठीक है बेटे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।